2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहाँ से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी 2 अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है। और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था। इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी पार्लियामेंट में जब थी, जिन मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में वो पेपर उछालती थी, आज उन्हीं मुद्दों को वो सरेंडर हो गई है। और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सोने की खान जैसा बन गया है। ये जो ममता जी में बदलाव आया है, वो बंगाल का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो मौके की तलाश में है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में हमें सिंगल डिजिट में थे, हम 80-85 पर पहुंच गए। लोकसभा में इस बार मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूं, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, फिर उनको बेल मिल जा रही है। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को शांत रखने या पीछे रखने के। इस देश में अकेले ईडी की मैं बात करूं तो ईडी के जितने केसेस हुए हैं, उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है, 97% ब्यूरोक्रेट्स हैं, ड्रग माफिया हैं, गन रनर है, लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लोग हैं। सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। दूसरा, जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं, वो तो सीधा साधा सबूत है।
और वो पॉलिटिशियनों के यहाँ से निकलते और नोटों के ऐसे ढेर निकलते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो। बैंक के मशीन नोटे गिनते गिनते हाँफने लग जाती हैं। ये हालत हुई है और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के ना करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ है। अब ये निर्दोष लोग होते थे, पैसा है कहाँ से? जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये कहता है कि विकास की अगर इतनी भरोसा है तो फिर धर्म और धर्म के नाम पर आरक्षण की बात क्यों की जाती है? हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के पीठ में छुरा भोंक रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था उसे उल्टा कर रही है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रहे हैं। हम इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मोदी की ये गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC उनके आरक्षण में से रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों का और देश के सभी भूभाग से अपार जन समर्थन है। ये मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझ पर विशेष कृपा रही है और मैं तो मानता हूँ माताएं बहनें सिर्फ वोट नहीं, वो मेरा रक्षा कवच है। वो मेरे लिए हमेशा मन्नत करती है। और गांव की किसी गरीब महिला जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने मेरा नाम नहीं सुना है, आप पूछोगे तो पूरा नाम मालूम नहीं है, अकेला मोदी पता है, क्या हूँ मैं वो भी पता नहीं, वो कहती है कि दिल्ली में मेरा एक बेटा बैठा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA का विजय होगा। बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उड़ीसा, ABP न्यूज। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सक्लूसिव ABP न्यूज पर सुन रहे थे। उन्होंने कई बातें खुलकर रखी हैं, कई दावे किए, विपक्ष को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा और यह कहा कि कांग्रेस संविधान की जो पूरी अवधारणा है उसके पीठ में छुरा भोंकना चाहती हैं। यह कहा कि माताओं और युवाओं का जो साथ मिल रहा है तो माताएं उनकी सुरक्षा कवच हैं। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा को तो साधा ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल को भी संदेश दिया, ममता बनर्जी को भी घेरा और यह दावा किया है कि उड़ीसा और बंगाल में बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है। संविधान की भावना के खिलाफ कांग्रेस को बताया और यह कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस आरक्षण चाहती है। कई बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में रखी है। हम अलग अलग दल थे जब गठबंधन की बात हुई है उड़ीसा में, जब मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि हम अलग अलग दल थे और उसके अलावा उड़ीसा की जो मिट्टी की गंध है उसको वापस लौटाने की कोशिश बीजेपी करेगी। अब एक बार फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनाने जा रहे हैं। 2014 में उम्मीद, 2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहां से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में
ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी दो अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण यह है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है। और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है, बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था। इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी पार्लियामेंट में जब थी, जिन मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में वो पेपर उछालती थी, आज उन्हीं मुद्दों को वो सरेंडर हो गई है। और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सोने की खान जैसा बन गया है। ये जो ममता जी में बदलाव आया है, वो बंगाल का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो मौके की तलाश में है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में हमें सिंगल डिजिट में थे, हम 80-85 पर पहुंच गए। लोकसभा में इस बार मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूं, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, फिर उनको बेल मिल जा रही है। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को शांत रखने या पीछे रखने के। इस देश में अकेले ईडी की मैं बात करूं तो ईडी के जितने केसेस हुए हैं उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है, 97% ब्यूरोक्रेट्स हैं, ड्रग माफिया हैं, गन रनर है, लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लोग हैं। सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। दूसरा, जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं वो तो सीधा साधा सबूत है, और वो पॉलिटिशियनों के यहाँ से निकलते। और नोटों के ऐसे ढेर निकलते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो। बैंक के मशीन नोटे गिनते गिनते हाँफने लग जाते हैं। ये हालत हुई है। और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के ना करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ है। अब ये निर्दोष लोग होते थे, पैसे आए कहाँ से? जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये कहता है कि विकास की अगर इतनी भरोसा है तो फिर धर्म और धर्म के नाम पर आरक्षण की बात क्यों की जाती है? हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के पीठ में छुरा भोंक रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था उसे उल्टा कर रही है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रहे हैं। हम इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मोदी की ये गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC उनके आरक्षण में से रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है?
ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों का और देश के सभी भूभाग से अपार जन समर्थन है। ये मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझ पर विशेष कृपा रही है और मैं तो मानता हूँ माताएं बहनें सिर्फ वोट नहीं, वो मेरा रक्षा कवच है। वो मेरे लिए हमेशा मन्नत करती है। और गांव की किसी गरीब महिला जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने मेरा नाम नहीं सुना है, आप पूछोगे तो पूरा नाम मालूम नहीं है, अकेला मोदी पता है, क्या हूं मैं वो भी पता नहीं, वो कहती है कि दिल्ली में मेरा एक बेटा बैठा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। तो ये देखिए मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं भुवनेश्वर से। सबसे पहले तो मनोज्ञा आपको इस इंटरव्यू के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयां। और ये बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री ने इसके पहले रोड शो में इंटरव्यू किसी को नहीं दिया। अनुभव कैसा रहा पहले बताइए, फिर अगला सवाल पूछता हूं मैं। देखिए, चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी में शाम की जैसी ठंडी हवा होती है, वैसे ही किसी भी रिपोर्टर के लिए, किसी भी एंकर के लिए अगर वो एक अच्छा इंटरव्यू कर ले और सवालों के घेरे में सबसे बड़ा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो वो हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर्सनली हमारे लिए ये एक असाइनमेंट होता है और ऐसा नहीं है कि उसकी खुशी होती है, लेकिन कल का दिन फिर एक बार होगा, फिर एक बार काम पर निकल जाएंगे। लेकिन आज की अगर बात करें तो जितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कही है और हमारे सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है, उसमें 2 बातें साफ हैं कि इस बार जिस तरह से लड़ाई हो रही है विपक्ष के साथ बीजेपी की, तो उसमें प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चेहरा, और उसके साथ साथ ये भी साफ करते हुए कि किस तरह से संविधान की आड़ में छुरा घोंपने का प्रयास कर रहा है विपक्ष इस तरह के आरोपों के साथ। उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि उड़ीसा, बंगाल और बाकी राज्यों में जहां पर लड़ाई जितनी तगड़ी है वो उसी तरह से जमीनी स्तर पर लड़ी जा रही है। और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो नए वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो किस तरह से उनके साथ आए हैं, ये कहना उनके अपने ही अंदाज में। मनोज्ञा, इस इंटरव्यू में उन्होंने जो भुवनेश्वर में वो थे तो वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वहां की राजनीति तो साधी, उड़ीसा को घेरा, लेकिन साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल को भी घेर लिया। जी बिल्कुल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, और खास तौर से उड़ीसा में, क्योंकि ये सब जानते थे कि पहले बीजू जनता दल के साथ बात चल रही थी गठबंधन की, गठबंधन हुआ नहीं और अब सीधा आमने सामने है दोनों पक्ष। ये कहूं कि बीजेडी बनाम बीजेपी जितनी तगड़ी लड़ाई है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 21 सीटों में उड़ीसा में वर्तमान में बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, बीजेडी के पास 12 और 1 कांग्रेस के पास है। लड़ाई इतनी तगड़ी है कि कांग्रेस तो बाहर नजर आ रही है उड़ीसा की लड़ाई से, लेकिन क्या दिलचस्प होगा, ये आंकड़े कितना बदलेंगे बीजेपी बनाम बीजेडी में। एक के बाद एक अगर हम पूरी की बात करें तो वहां से संबित पात्रा हैं, तो उनके खिलाफ अरुण पटनायक हैं, तो वहीं साथ ही साथ संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान बनाम बीजेडी के चाणक्य बॉबी यानी कि प्रणब प्रकाश दास हैं, जो संगठन के अध्यक्ष हैं बीजेडी के यहाँ पर, वहीं झारसुगुड़ा से ज्वाल ओरम है। लेकिन ये सारी सीटों के साथ उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, धर्म आधारित राजनीति पर और आरक्षण पर। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार एबीपी न्यूज पर यह साफ कर दिया कि किसी भी हाल में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा, और उनके शब्द पूरी तरह से साफ थे, ये कहते हुए कि इस बार चाहे मेरे जीवन काल में कम से कम मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं आने दूंगा। और इसके पहले प्रधानमंत्री जो है उड़ीसा में बड़े दावे भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो नई सरकार है उसका न्योता देने के लिए आया हूं। तो इसके पीछे आप क्या देखती हैं वहां के राजनीतिक माहौल में, क्योंकि आप वहां हैं लंबे समय से? देखिए, उड़ीसा में 147 सीट्स हैं, जिसमें वर्तमान में बीजेडी की सरकार है। बीजेडी इस बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष के तौर पर उभर रही बीजेपी को ये भरोसा है कि 4 जून को जब आंकड़े आएंगे तो बीजेडी की सरकार धराशायी हो जाएगी। बड़ी चुनौती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को हर बार फेल करते हुए राज्य में सरकार बीजेडी ने बनाई है, ठीक उसी तरह से जैसे पिछले 2 बार बीजेपी ने 2014 के बाद 19 और इस बार 24 में इस बात की गारंटी के साथ मैदान में उतरे हैं कि हम एक बार
बार फिर से पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी को ध्वस्त कर देंगे। चुनाव में एक बात साफ है कि तेज गर्मी की वजह से कम मतदान हो रहा है और ये चिंता का विषय हर राजनीतिक दल के लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन करीब 4 से 5 रैली, रोड शो और न जाने कितनी सारी सभाएं कर रहे हैं। आज ही के दिन में उन्होंने 3 राज्यों का दौरा किया है और अभी भी रात को अगर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक यहाँ पर भुवनेश्वर में रोड शो कर रहे हैं, जिसके लिए हजारों नहीं लाखों की भीड़ यहाँ पर करीब 3 किलोमीटर की सड़क के ड्यूरेशन में यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ एक और बीजेडी की ओर से लड़ाई तगड़ी है उड़ीसा में, तो वहीं दूसरी ओर हमने उनसे अरविंद केजरीवाल के लिए भी पूछा कि विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल जाते हैं, उसके बाद बेल पर आते हैं और सीधा आरोप बीजेपी पर लगाते हैं और प्रधानमंत्री पर लगाते हैं कि वो ईडी और बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी उन्होंने साफ जवाब दिया, कहा कि सिर्फ 3% केसेस हैं जो राजनेताओं के होते हैं, बाकी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या फिर बाकी लोगों के होते हैं केसेस। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाता है। पर यह मुद्दा है और इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है खासतौर से तब जब दिल्ली में चुनाव आखिरी परिणाम अपने आखिरी चरण में हो। लेकिन उसके पहले अगर हम इस समय बात करें देश की राजनीति की, तो एक मुख्यमंत्री का जेल जाना और उसके बाद उसको बेल मिल जाना अपने आप में विपक्ष के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि विपक्ष जिस तरह से संविधान की आड़ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है, ये बड़े सवाल और इसके बड़े जवाब बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में ये सारे जवाब दिए और फिर एक बार साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी को बढ़त पिछले चुनाव में हासिल हो, इस बार की चुनौती उतनी ही तगड़ी है। हालांकि बंगाल और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी ये मानती है कि उनके आंकड़े बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर लड़ाई बहुत तगड़ी है। मानोगे आप जब आपके इंटरव्यू की जो शुरुआती कुछ पहले जब पीएम दे रहे थे जवाब, तो उसकी बात करें तो पीएम ने एक खास बात कही कि उड़ीसा की मिट्टी की जो गंध है वो बीजेपी लौट आएगी और कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। तो क्या बीजेपी ने, पीएम मोदी ने भांप लिया है वहां का माहौल? देखिए, वाकपटुता में प्रधानमंत्री की टक्कर का फिलहाल तो देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनके अंदाज में उनके शब्दों की या उनकी शब्दावली की तरह इस्तेमाल करके अपनी बात जनता तक पहुंचाए। ये उनकी खासियत है, यही उन्हें बाकी सबसे पूरी तरह से अलग कर देती है। वो ये जानते हैं कि उन्हें जब जनता के बीच में बात करनी है तो किस तरह से करनी है और जब उन्हें सवालों के जवाब देने हैं तो किस धारदार तरीके से देने हैं। और ठीक उसी तरह से उन्होंने बीजेडी और उड़ीसा के बारे में भी जवाब दिए। मनोगे, इस इंटरव्यू की जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, की चर्चा कर रहे हैं, जिनकी हम वो बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं जिस पर पीएम ने खुलकर बात रखी, उड़ीसा को साधा, पश्चिम बंगाल को साधा। मेरी सहयोगी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, मनोज्ञा लोईवाल, उन्होंने ही बातचीत की है, एक बार फिर सुनिए। 2014 में उम्मीद, 2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहां से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी 2 अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति,
उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहां कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है।